वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। और एक इंकशाफ हुआ है कि लाहौर में 19 लाख बच्चों का सरकारी स्कूल में डेटा ही दस्तयाब नहीं है। और लाहौर में 19 लाख जो तलबा हैं वो बोगस निकले हैं। सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले 9% तलबा बोगस साबित हुए हैं, यानी जिनका कोई तालीमी रिकॉर्ड ही सिरे से मौजूद नहीं है। मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से इस वक्त बाहर हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत सब बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाएगी और कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्कूल्स में 1 करोड़ 19 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम थे और तलबा की जब तस्दीक की गई तो उस पर 19 लाख बच्चों का डेटा ही मौजूद नहीं था। इस हवाले से पंजाब के जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं उनका ये कहना था कि पिछली हुकूमत में कारकर्दगी दिखाने के लिए दाखिलों को बढ़ाकर पेश किया गया था और रवा साल 10 लाख नए बच्चे दाखिल किए जा रहे हैं। ये दावा तो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किया है, मगर अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन है, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं आतिफ़ परवेज़। आतिफ़, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, नई हुकूमत आई है और नई हुकूमत के आते ही हमारे जो वज़ीर तालीम है उन्होंने फिर कह दिया कि जी ये पिछली हुकूमत की कारकर्दगी थी और उन्होंने दाखिले बढ़ाए हैं सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। तो ये दोबारा से जो है ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो चुका है कि जी हमने नहीं किया, पिछली हुकूमत ने किया, पिछली हुकूमत कहती है जी हमसे पिछली हुकूमत में किया। लेकिन कोई ठीक भी करने आ रहा है ये तमाम तर सिलसिला? क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम हम सबके सामने कोई ढिका छुपा नहीं है कि जिसका कोई बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो और बच्चे बड़े अच्छे जो है ग्रेड्स भी ले रहे हो। सरकारी स्कूल का देख लें, 19 लाख बच्चे बोगस निकले। जी बिल्कुल, नंबर तो हैरानकुन है और परेशान कर देने वाले हैं। कि जो महकमा स्कूल एजुकेशन के 48,000 जो पंजाब भर में स्कूल हैं वहाँ पर जो टोटल इनरोलमेंट है वो महकमा स्कूल एजुकेशन के जो पुराने इदाद-ओ-शुमार थे उसके मुताबिक तो 1 करोड़ और 19 लाख थी। लेकिन जब इनकी वेरिफिकेशन शुरू की गई तो इसमें 19 लाख बच्चे जो हैं उनका डाटा ही मौजूद नहीं था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जो दाखिला मुहिम है वो शुरू होती है तो जो बच्चा नया दाखिल होता है उसके लिए बे फॉर्म देना जो है लाजमी होता है। बे फॉर्म के ज़रिए से ही पता लगता है कि ये बच्चा जो है वो पाकिस्तानी है, तो उसकी शहरियत और उसकी जो उसकी तस्दीक बे फॉर्म के ज़रिए से होती है। तो अब जब ये 1 करोड़ और 19 लाख बच्चों की तस्दीक का अमल शुरू किया गया तो नादरा से इनको वेरीफाई करना शुरू किया गया, तो इसमें 19 लाख बच्चे जो हैं उनके बे फॉर्म मौजूद नहीं थी या जो बे फॉर्म का डाटा फराहम किया गया था वो बोगस था। तो इस वजह से अब जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपने तौर पे ख़ासतौर पर वज़ीर तालीम जो हैं सिकंदर हयात, उन्होंने ये कहा है कि हमने ये डाटा का जब तस्दीक का अमल शुरू किया तो 19 लाख बच्चे जो हैं वो मौजूद नहीं थे। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो साबका हुकूमतों में जो स्कूल सरबराहान को टारगेट दिए जाते थे वो गैर हकीकी होते थे। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता था तो वो फिर इस तरह के काम करते थे कि बोगस दाखिले जो हैं वो कर देते थे, बोगस एंट्रियां करते थे बच्चों की, ताकि वो बता सके कि जी हमने इतने दाखिले जो हैं वो कर दिए हैं जो उनको गैर हकीकी टारगेट दिए जाते थे। तो ये बड़े अरसे से स्कूलों के सरबराहान और हम भी इस मामले को उठाते रहे हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी स्कूल के सरबराहान को दाखिलों के अहदाफ देती हैं वो गैर हकीकी होते हैं। और स्कूल सरबराहान का कहना है, सिर्फ क्या आपको लगता है कि पिछली हुकूमत में ही हुआ है या ये सिरे से ही इस तरह चल रहा है? ये पिछली हुकूमतों में रहा है, खाली एक हुकूमत का नहीं, पिछली हुकूमतों में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है कि जब स्कूल सरबराहान को कहा जाता है कि इतने बच्चे दाखिल कर लें जितने पैदा भी नहीं हुए, तो उनकी तरफ से फिर पहले उनकी इनरोलमेंट कर लेते हैं ना जो पैदा हो रहे होते हैं। तो वो इस तरह की फेक एंट्रीज जो है फिर की जाती है। और जब बेफॉर्म के जरिए, पहले बेफॉर्म के जरिए से इनकी शनाख्त नहीं होती थी, तस्दीक नहीं होती थी, सिर्फ स्कूल के सरबराहान जो है वो डाटा एंटर कर देते थे हमने इतने बच्चे जो है इस साल दाखिल कर दिए हैं। लेकिन जब पहली दफ़ा इनकी तस्दीक का अमल शुरू किया गया जो कि अभी वज़ीर
तालीम का कहना है कि अब शुरू किया गया है, तो अब ये इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 19 लाख बच्चे जो हैं वो उनका डाटा ही मौजूद और वो बोगस है। और दूसरे साथ ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो दाखिला मुहिम मार्च में शुरू हुई थी वो अब तक 10 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नए दाखिल हो चुके हैं। ये डेटा पूरा है वाकई ऐसे 10 वज़ीर तालीम ये कह रहे हैं कि अब इनका नादरा से वेरिफिकेशन जो है वो की जा रही है। तो 10 लाख बच्चे, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले सालों में भी जो है वो इसी तरीके से हर साल 10 लाख बच्चे जो हैं वो दाखिल किए जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी अहम है, जैसा कि आपने पहले अपने इंट्रो में कहा था कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं वो 26 मिलियन हैं पूरे पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की अदाद शुमार है उसके मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्कूलों से बाहर है, और उनकी तादाद कोई जितने बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा स्कूलों से बाहर है, और वो कोई तादाद 11 मिलियन के करीब है, 11 मिलियन से ज़्यादा है। तो अब ये फाक की जानिब से एमरजेंसी लगाई गई है और ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इनको स्कूलों में लाने का प्लान बनाया गया है। तो अब बना लिया गया है, लेकिन इस पे अमल दरामद कैसे होगा और इसमें क्या क्या ऐसे नुकात शामिल किए गए हैं कि बच्चे जो हैं या जो माँ बाप हैं वो उनको स्कूल्स में भेजेंगे, कोई इसके हवाले से भी कोई तैयारी की गई है? सिर्फ टारगेट ही सेट किया गया है कि जनाब हमने बच्चों को उठा के स्कूल में भेज? देखिए, इसमें जो है वो वालिदैन को भी जो किरदार अदा करना पड़ेगा, और साथ साथ हुकूमत जो है ख़ासतौर पर महकमा स्कूल एजुकेशन, इनको तो बुनियादी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब चाइल्ड लेबर होती है तो जो बच्चा वही ना ऐसे ला के घर दे रहा है तो माँ बाप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो स्कूल जाए। इंसेंटिवाइज जो जब तक उनको नहीं किया जाएगा, नून लीग की जो साबका हुकूमत थी उन्होंने भट्टा मजदूरों के जो बच्चे थे उनको स्कूलों में इनरोल करने के लिए साथ साथ वज़ाइफ देने का ऐलान किया। इसी तरीके से जो जनूबी पंजाब में जो बच्चियों की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ज़ेवर तालीम मंसूबा जो शुरू किया गया था कि हर बच्ची को महाना 600 या 1000 रुपया जो है वो दिया जाता था। तो अब इस स्कीम को जो है जो महकमा स्कूल एजुकेशन के बता रहे हैं कि ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि वहाँ अगर इनरोलमेंट बढ़ी है तो ये देखना पड़ेगा कि जिन बच्चियों को या हर बच्ची को जो पैसे जा रहे हैं उनको ज़रूरत भी है कि नहीं। तो ये टारगेटेड जो वज़ाइफ अब देने की पॉलिसी आ रही है कि जिन अज़ला में इस वक्त स्कूलों से बाहर बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ पर भी ये स्कीम जो है शुरू की जाए। अब लाहौर की बात कर लीजिए तो लाहौर जो कि पंजाब का दिल कहा जाता है, यहाँ पर भी जो महकमा स्कूल एजुकेशन के अपने अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 6 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं और इतने ही बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन बच्चों को अगर स्कूलों में लाना है तो स्कूलों की तादाद वहाँ पर सहूलियात भी मौजूद हैं कि नहीं। 60,000 कमरे जो है वो पंजाब भर के स्कूलों को मज़ीद चाहिए। तो जिस तरह के अब सूरत हाल है, फंड्स की कमी है, तो ये इंसाफ आफ्टरनून स्कूल जो है यानी कि दूसरी शिफ्ट जो है उसको भी जो है वो दोबारा से इसके ऊपर देख रही हैं कि इसको कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इसमें जो कमियां थी, कोताहियां थी, उनको बेहतर करने के लिए भी जो है वो काम हो रहा है। लेकिन उससे पहले तो बच्चे तो स्कूल तब जाएंगे, जैसे आपने भी बात की कि 60,000 जो है उनको रूम्स चाहिए हैं, बच्चों को बैठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सहूलियात का फुकदान है। बहुत से हम भी देख रहे होते हैं जब आप रिपोर्ट बनाते हैं कि लैब्स नहीं हैं स्कूल्स में, ग्राउंड्स नहीं है स्कूल में, बिजली नहीं होती, बैठने के लिए जगह नहीं है, किताबें मैसर नहीं होती हैं बच्चों को। तो इस तरह की चीज़ें अगर स्कूल में होगी तो बच्चे फिर क्या करेंगे स्कूल जाकर और कैसे इनरोलमेंट कराएंगे वहाँ पे? बिल्कुल, यही बुनियादी सवालात हैं कि अगर स्कूलों में बच्चे आएंगे तो वहाँ पर टीचर्स की भी ज़रूरत है। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नए टीचर्स भी भर्ती किए जाएंगे, जो सहूलियात की कमी है उनको भी पूरा किया जाएगा, जैसे साइंस लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जो इनको जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं ना स्कूल की। हाँ बिल्कुल। अब ये लैब्स की बात कर लें, कंप्यूटर लैब्स, तो 2014 के बाद, ये 2010 के बाद नई लैब्स जो है वो नहीं बनी। अब 14 साल में बहुत सारे जो लैब्स बनी थी वो आउटडेटेड हो गई हैं। उसके बाद पता नहीं कितनी जो है वो अपग्रेडेशन हुई है, जिद्दत आ गई है। तो एक बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं वो महकमा स्कूल एजुकेशन को चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे कम जो फंड है वो हमारी तालीम को ही मिलता है। अगर कंपैरिजन मुख्तलिफ हुकूमतों का किया जाए तो नून लीग के दौर में फिर भी एजुकेशन के लिए जो फ़ंड मुख्तस किया जाता है
वो दूसरी हुकूमतों से ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन इसमें मज़ीद जो है फंड्स की ज़रूरत है। अब भी जो कहा जा रहा है कि 50 से 60 अरब रुपया जो है अगले माली साल के लिए जो तरक्याती बजट होगा, और उसमें से भी 20 से 21 या 24 अरब जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को चला जाएगा। और नया तरीक़ाकार जो है वो भी जो वज़ीर तालीम है सिकंदर हयात, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो क्लासरूम बनाने का जो पहले राइज तरीका है उसकी जगह नया ला जा रहा है। कह रहे हैं कि जो CNW एक कमरा बनाता है 14 लाख में, वो अगर स्कूल काउंसिल के ज़रिए से बनाया जाए तो वो 4 से 5 लाख में बन सकता है। अच्छा, तो वो उनका ये विजन है, ये जो वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि स्कूल काउंसिल्स के ज़रिए से टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट भी की जाए, जो कोई तरक्याती काम है वो भी स्कूल काउंसिल्स के ज़रिए से किए जाए, जो लैब्स और कंप्यूटर लैब्स हैं, जो साइंस लैब्स हैं, इनको भी अगर बेहतर करना है, जो इनमें सहूलियात हैं वो भी बेहतर करनी है, तो वो स्कूल काउंसिल्स के ज़रिए से किया जाए। क्योंकि अब इस वक्त जो तरीक़ाकार है उसके अगर सरकार की तरफ से ख़रीदारी करें तो वो चीज़ें टैक्सेस और पता नहीं और चीज़ें जो रिश्वत का एलिमेंट जो आता है, तो वो जो 100 रुपये की चीज़ है वो 500 की खरीदी जाती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल काउंसिल्स को बाख्तियार बनाया जाएगा और उनके ज़रिए से ये ख़रीदारी और डेवलपमेंट का और हायरिंग का काम जो है किया जाएगा। पिछले दिनों ये भी बात सुनने को आई थी कि जो लाहौर के या गालिबन पंजाब के जो कुछ स्कूल्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, कुछ NGOs हैं जिनके हवाले उन्हें किया जाएगा, उनके अंडर दिया जाएगा। बाकी ऐसा हो रहा है या सिर्फ ये खबर ही उड़ी थी? कि ये कुछ 13,000 के करीब प्राइमरी स्कूल हैं जिनको जो है वो निजी शोबे के ताउन से चलाया जाएगा। अच्छा। कुछ NGOs जो हैं वो पहले भी स्कूलों को चला रही है, जिसमें पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव अथॉरिटी, जिसको पीमा कहा जाता है, वो कुछ 4,000 के करीब 4,300 के करीब स्कूल ऐसे हैं जो सरकार के थे और वो पीमा अथॉरिटी को या PEF को दिए गए। फिर उन्होंने दरख्वास्तें मंगवाई NGOs से और NGOs को दिए। जो अब तक के अदाद शुमार है इसमें भी 2 राय जो पाई जाती है। एक जो हुकूमत की राय है कि जब ये स्कूल हुकूमत चला रही थी तो यहाँ पर 1 या 2 कमरे थे और इनरोलमेंट जो है वो कुछ 100-150 थी। लेकिन जब ये निजी शोबे के ताउन से चलाने का आगाज़ किया गया तो वो 4-5 सालों बाद अब यहाँ पर इनरोलमेंट भी काफ़ी बढ़ गई है, कमरों की तादाद भी बढ़ गई है। तो ये जो 13,000 स्कूल हैं यहाँ पर 1 टीचर है या 2 टीचर हैं और इनरोलमेंट जो है बहुत कम है। तो अब हुकूमत का ये नज़र आ रहा है कि हम इन स्कूलों के बजट तो दे रहे हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि इसको निजी शोबे के ताउन से चलाया जाए, जैसे कि एक मॉडल पहले मौजूद है जिसके ज़रिए से स्कूलों को चलाया गया और उन्होंने नताइज अच्छे दिए। तो उसी मॉडल को देख पर इसको रेप्लिका किया जाएगा और मज़ीद 13,000 स्कूल जो हैं वो पीमा अथॉरिटी को दिए जाएंगे और वो दरख्वास्तें लेकर लेकिन वो ऐसा क्या मॉडल इख्तियार करते हैं कि जिसकी वजह से इनरोलमेंट भी ज़्यादा हो जाती है और बाकी चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाती हैं जो कि हुकूमत को करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें पीमा का जो मौक़िफ़ है और जो NGOs भी इस हवाले से कहती हैं कि मॉनिटरिंग सख्त की गई, इंतज़ाम जो इंतज़ामिया थी वो बदली है तो उससे हालात जो हैं वो बेहतर हो गए। क्योंकि जो प्राइवेट शोबे से टीचर्स आए, जो हेड्स आए, उनको अहदाफ दिए गए कि आपने अगर ये अहदाफ पूरे करने हैं तो आप रहेंगे, नहीं तो फिर आपको जाना होगा। क्योंकि कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको तनख्वाहें दी गई। तो यही मॉडल जो है अब नए जो 13,000 स्कूल मज़ीद दिए जाएंगे उनमें भी ये रेप्लिका किया जाएगा। इन स्कूलों को जो चलाने के लिए फंड्स हुकूमत देगी, किताबें हुकूमत देगी, सिर्फ जो निजी शोबे की या NGOs जो हैं वो इनका इंतज़ाम संभालेगी। अच्छा, ठीक है। तो उससे जो इनरोलमेंट भी कहा जा रहा है कि बढ़ेगी और कारकर्दगी भी जो है यानी नताइज भी वो बेहतर। लेकिन ये कब से इन्होंने मतलब स्टार्ट करना अभी इसके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। दोबारा से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांगा गया है कि ये बताएं कि कौन से स्कूल जो हैं जहाँ पर 1 टीचर है, 2 टीचर हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। इनका डाटा तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से जो है वो मंगवाया गया ताकि इसको एक दफ़ा फिर वेरीफाई किया जाए। तो ये तवक्को की जा रही है कि अगले माली साल में ये स्कूल NGOs के हवाले कर दिया जाएगा। ये लाहौर में होगा पूरे या पूरे पंजाब में इसको कैटर किया जाएगा? ये पूरे पंजाब में होगा। लाहौर के भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर जो बॉर्डर के एरिया है या सरहद जो दूसरे शहर पर मौजूद है, सरहद पर मौजूद, वहाँ पर टीचर्स की शदीद शॉर्टेज है। बाज़ स्कूलों में 1 टीचर है
अगर उसको कोई मसला हो जाए तो फिर स्कूल चलाने वाले कौन, और कई जगह पर जो है 2 टीचर्स हैं, अगर एक टीचर को हो जाए तो एक टीचर जो है वो कैसे पूरा स्कूल चला सकता है। तो इसी मसाइल को देखते हुए जो ये 13,000 स्कूल जो है निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत नए असातिज़ा भर्ती कर लेती है तो ये स्कूल वैसे भी बेहतर हो सकते हैं। अब देखें, हमने तो ख़ासा अरसा हो गया देखते हुए कि ये दावे कि हम टीचर्स ला रहे हैं और टीचर्स जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन सिवाय बातों के नताइज तो कोई नहीं सामने आए। तो अब देखें, ये जो 13,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं, इससे तवक्को की जाती है कि नताइज जो है वो बेहतर होंगे, इन्रोलमेंट में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो तालीमी मेयार है ख़ास तौर पे वो बेहतर होगा। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आतिफ ये हम सारे 13,000 स्कूल्स जो हैं ये निजी शोबे के हवाले कर दें और उसके बाद हम बरीउल ज़िम्मा हो जाए। हुकूमत को भी तो चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर रखना चाहिए ना। देखिए, वो इनका जो सालाना नताइज है वो हुकूमत नहीं देखने होते हैं, और नताइज अगर बुरे होते हैं तो फिर इनके मुआहदे जो हैं वो कैंसिल भी किए जाते हैं। हर साल जो है इनकी कारकर्दगी को जांचा जाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया जाता है। तो ये हुकूमत का कारकर्दगी जांचने का, नताइज को देखने का, सज़ा और जज़ा का अमल जो है वो साथ साथ जारी रहता है कि जो स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि जो 4300 स्कूल जो पीमा के ज़रिए से एनजीओ को दिए गए हैं, तो उनमें हर साल जो है उनको देखा जाता है, वैल्यूएट किया जाता है। कुछ पार्टनर्स जो हैं वो अपने तौर पे छोड़ जाते हैं, कुछ से जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर उनसे स्कूल ले लिए जाते हैं। ओके, ठीक है, ये भी अच्छा है कि आप चेक एंड बैलेंस भी साथ साथ रख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब अगर तालीम की तरफ हुआ गया है, गौर किया जा रहा है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली ज़रूर आएगी। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम मैंने भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में और ऐसे लोगों के मुतालिक बात करनी है जो दूसरों से मुनफरद होते हैं। वो मुनफरद किस तरह होते हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, उन्हें जब देखो किसी ना किसी चीज़ की जुस्तजू होती है अपनी ज़िंदगी में, और सच पूछो तो इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो अपनी ज़ात के मिराज को पहुंचते हैं, अपनी ज़ात को पहचानते हैं और उससे उसके मुताबिक काम लेते हैं। यही वजह है कि ज़िंदगी की जो खुशी है और जो सुकून है ना, वो भी शायद उन्हीं का मुकद्दर बन सकती है। एक बड़े ही फेमस फ़िलासफ़र है इमानुएल कैंट, उनका ये कहना था कि अगर आपके पास मेहनत करने के लिए कोई मकसद या फिर कोई काम हो तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके बरक्स वो लोग जो काहिल और सुस्त हैं, जो मेहनत पसंद नहीं हैं और ना ही मेहनत करना पसंद करते हैं, उनकी ज़िंदगी मसाइल से घिरी रहती है, मसाइल उनके इर्द गिर्द रहते हैं। और सज़ा ये है कि वो ख़ुद को किसी एक मसले से भी नहीं निकाल सकते और उन्हें हर चीज़ के लिए ना दूसरों पर ही डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो फिर सेहत का मसला हो या फिर मुआश का मसला हो या फिर रोज़गार का। वो दूसरों की तरफ ही हमेशा देखते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को ना सिर्फ मेहनती होना चाहिए, बल्कि मेहनत इसका ओढ़ना बिछोना भी होनी चाहिए, इसके सेल्फ का एक अहम जुज़ होना चाहिए। ये कामयाबी के लिए आला तरीन इक़दार में से एक है। इसी से ही किसी इंसान की हकीकी अज़मत का भी पता चलता है। बिलाशुबा स्मार्ट वर्क आजकल बहुत किया जा रहा है, या टेक्निकल माइंडसेट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमने आगे बढ़ना है, मगर ये भी मुनासिब नहीं है कि आप ख़ुद को टेक्निकल समझें और यही समझते रहें और इसी आड़ में आप मेहनत ही करना छोड़ दें। याद रखें कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेहनत के बगैर हो ही नहीं सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी टेक्निकल हो जाएं, उनमें फिर भी बहुत सारी
लगन और जिद्दोजहद दरकार होती है। तो ऐसे कामों में आप ज़िंदगी की दौड़ में उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो टेक्निकल होने के साथ साथ आपसे ज़्यादा मेहनती भी होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो बड़े काबिल या फिर उस्ताद किस्म की हस्ती है, उन जैसा जो फन्ने खान है ना वो तो कोई हो ही नहीं सकता। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंटरपर्सनल स्किल्स और या चाहे तो बोलने का हुनर हो, उनके आगे एंड है, कोई भी उनके आगे इसमें जीत नहीं सकता। उनकी इस सोच का नतीजा ये निकलता है कि वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, मगर एट द एंड वो भी मेहनती शख्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे और इससे शिकस्त खा जाते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आ टैलेंट इज ऑलवेज बीटन बाय हार्ड वर्किंग, और ये कहावत इस सारे मुद्दे को ना वाज़े बयान करती है कि अगर आप टैलेंट, आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप उसके अंदर उसको बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका टैलेंट जो है ना वो शिकस्त खा सकता है एक हार्ड वर्किंग पर्सन के आगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में भी है, आप उसके मुतालिक मेहनत करते रहें। आप ये मत समझे कि आज मैं इसका शायद एक्सपर्ट हो गया हूँ तो मुझे इसके आगे कुछ करने की, कुछ एक्सप्लोर करने की, कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इंसान को मेहनती होना चाहिए और मेहनती इंसान और उसकी जो खूबियाँ है ना उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं। तो इसीलिए मेहनत करना कभी भी नहीं हमें छोड़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये माइंड सेट हमें कभी भी नहीं बनाना चाहिए कि हाँ मैं अब परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ आ गया है, ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजीज़, बाकी चीज़ें इवॉल्व होती जा रही है और उनके साथ साथ हमने ख़ुद को भी अप टू डेट रखना है, इवॉल्व करते रहना है। तो उसके लिए मेहनत ही दरकार होती है और कुछ भी नहीं है। तो हम भी अब आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर आपने किस तरह अपना वज़न भी कम करना है। और वैसे भी दुनिया भर में ना वज़न कम करने या फिर ख़ुद को परफेक्ट दिखाई देने के लिए हमने नित नए तरीके सीख लिए। वर्जिश के साथ साथ मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ खाना या फिर ग़िज़ाई चार्ट पर अमल दरामद से जहाँ हम तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारते हैं वहीं किसी के पास गुज़रते हैं ना तो तारीफ़ के काबिल भी हो जाते हैं। तो आजकल वैसे भी डाइट लेने के लिए हम बहुत ये ख्याल कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ खानी है, कितनी कैलोरीज़ लेनी है। तो आज हम ख़ास तौर पर प्लांट बेस्ड डाइट पर बात करेंगे, जिसका मतलब ऐसी डाइट है जिसमें गोश्त या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बजाय हम लोग वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, दालों का इस्तेमाल करते हैं। इनको खाने के हवाले से ज़्यादा तरजीह देते हैं और इस पर अमल भी किया जाता है। तो प्लांट बेस्ड डाइट से सेहत को भरपूर फ़ायदे हासिल होते हैं, जिससे दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी है और मखसूस किस्म के जो कैंसर है ना उनको भी ये शिकस्त दे सकती है। क्योंकि इस तरह की जो डाइट है वो हाई फाइबर होता है, उसमें विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी डाइट है, ख़ासतौर पर प्लांट बेस्ड डाइट, जिससे हम वज़न कम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज भी वो है, उस पर बात करने के लिए उजाला कमर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उजाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उजाला, सारी डाइट्स तो मैंने सुनी है, कीटो डाइट और पता नहीं कौन कौन सी डाइट है, ये प्लांट बेस्ड डाइट अब ये नई टर्म आई है हमारे सामने, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अच्छा, प्लांट बेस्ड डाइट बेसिकली स्टार्ट हुआ था वेस्ट से, इसका ओरिजिन था क्योंकि अच्छा। वेस्ट में जो लोग हैं उनका आपको पता है बेसिकली प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं और तो उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं इसकी वजह से उनको डिजीज़, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये जो है ज़्यादा उनको होता है, जिसकी वजह से वो इस तरफ इस डाइट जो है इसका ओरिजिन बेसिकली उस लिहाज से हुआ था। तो अब चूँकि आपको पता है सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स इनका कितना ज़्यादा जो है वो जनरल पब्लिक उनको फॉलो करती है, तो इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा हो गया जी हुआ है। बिल्कुल। और जो है वो फिर वो भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं इसकी तरफ काफ़ी मूव ऑन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी ये डाइट जो है ये लें, अपनी इसमें लाइफ में इसको शामिल करें। तो बेसिकली ये होती क्या है कि ये बेसिकली इट इन्वॉल्व्स जो है इस पर फोकस होता है प्लांट बेस्ड फूड्स पे। जैसे कि हमारे पास प्लांट बेस्ड ओरिजिन
होता है ना, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है इस डाइट में इंक्लूड होती हैं। और इसमें इन्होंने मीट और मीट प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं इन्होंने लेने होते। अच्छा। अब ये जो सारी डाइट है प्लांट बेस्ड डाइट, ये पर्सनलाइज होती है। अच्छा जी, मतलब इसमें ये होता है कि जो बंदा है उसकी अपनी मर्जी है कि वो तमाम मीट प्रोडक्ट्स को है वो एक्सक्लूड करना चाहता है या कुछ जो है वो लिमिट में लेना चाहता है। और उसमें से जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान है वो लेना चाह रहा है, डेयरी लेना चाह रहा है, एग्स लेना चाह रहा है, पर वो मीट नहीं लेना चाह रहा। मीट नहीं लेना चाह जी, रहा। अच्छा। अब किसी की अपनी मर्जी है कि वो डेयरी नहीं लेना चाह रहा, वो मीट लेना चाह रहा है। ठीक तो है। ये पर्सनलाइज्ड है बिल्कुल कि वो कितनी लिमिट में कौन सी चीज़ जो है वो लेना चाह रहे हैं। लेकिन इसका बेसिकली फोकस जो है ना कि प्लांट बेस्ड फूड जो है वो ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए आपकी डाइट में, कि वो उसकी जो है मतलब उन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हमारे पास फूड्स होते हैं, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये होल ग्रेन्स होते हैं, इनमें फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना प्लांट बेस्ड डाइट इसलिए ज़्यादा आजकल ट्रेंडी और इन है। इन है। लेकिन इससे क्या वज़न कम किया जा सकता है, और कितना वज़न कम किया जा सकता है? जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी हमें एक्सपर्ट्स भी नज़र आ रही होती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी नज़र आ रही होती हैं, जो कि एक प्लान बना के जनरल पब्लिक के लिए वहाँ पर उन्होंने अपलोड किया होता है कि जी आप एक हफ्ते में ये डाइट लें और आपका 15 किलो या फिर 15 दिन में 10 किलो जो है ना वो आपका वज़न कम हो जाएगा। तो वाकई ऐसा वज़न कम होता है या सिर्फ ये मिथ्स ही हैं? और अगर प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं तो उससे कितना वज़न कम हो सकता है? अच्छा, बेसिकली अब ये चीज़ जो है ना, जो ये चीज़ को करते हैं कि हमारे पास एक हफ्ते में आपका इतना ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर फॉर इंस्टेंस अगर हो जाता है तो वो एक हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। जितनी सडन वो वेट लॉस होगा उतनी जल्दी वो पुट ऑन भी होगा। तो अब प्लांट बेस्ड डाइट का वेट मैनेजमेंट में ये होता है कि ऑब्वियसली हम अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि हमारे पास ओट्स हो गए, बार्ले हो गया, और फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स होल फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट्स है आपके पास, वेजिटेबल्स हो गया। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमारे पास क्या होता है? फाइबर। जी जी। अब हम अगर फाइबर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लंच में वेजीज ले रहे हैं और बीन्स ले रहे हैं, सैलेड बना के ले रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए स्टाइटी हो गया, हमें फुलनेस फील कराएगा, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को ज़्यादा हंगर नहीं फील होगी और जो है मतलब दोबारा खाने की एक तलब नहीं होगी, जिसकी वजह से होगा कि लोग जो है वो लिमिट में खाएंगे। तो इस तरह वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। जी। और अगर आपने वेट कम करना है तो उसमें भी इसके ज़्यादा रिसर्चेस ने शो हुआ है कि मतलब जिन लोगों को ये डाइट इंट्रोड्यूस कराई गई थी तो उनका 1 मंथ में 4.5 पाउंड वेट जो है वो लूज हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस के लिहाज से। मतलब एक महीने में आपका अगर 2, 3, 4 किलो भी हो रहा है तो वो भी फिजिबल है, वो हेल्दी है। लेकिन अगर आप 10-10 किलो 15-15 किलो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो समझ लें कि आपका आगे जाके नुकसान आपके लिए होगा, आपकी बॉडी के लिए, और वो वैसे ही बाउंस बैक करेगा और उससे ज़्यादा बल्कि बाउंस बैक करता है, वो इस तरह नहीं होता। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं हमें, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खा रहे होते हैं या वेजीज़ खाते हैं, होल ग्रेन्स ले रहे होते हैं, तो इसके फ़ायदे क्या हैं और किन किन को ये डाइट ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में? फ़ायदे इसके ये होते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो हमारी कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ आजकल बहुत इन है पाकिस्तान में, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ का जो है वो रिस्क जो है वो कम करती है ये प्लांट बेस्ड डाइट। जी, क्योंकि हम लोग जब फाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो रेगुलेट रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होती, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है। जी। और दूसरा ये कि हार्ट डिजीज़ जो कि बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक हो गया, यानी कि इसके हार्ट डिजीज़ हो गया। अब जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं अपनी डाइट में तो जाहिर है इन्फ्लेमेशन भी कम होगी बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ है उनका रिस्क भी कम रहेगा। मतलब ये डायबिटिक के लिए भी बड़ा अच्छा है, और इवन दो कि जिनको हार्ट डिजीज़ है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है प्लांट बेस्ड अगर वो डाइट लेते हैं तो। लेकिन फिर भी क्या खुद से ले सकते हैं कि सिर्फ हम लोगों ने यही खाना है तो हम लोग खुद से भी खा सकते हैं, या हमें कंसल्ट करना चाहिए किसी प्रोफेशनल से? ऑब्वियसली कंसल्टेशन तो चाहिए होती है, क्योंकि एक तो होता है ना कि आपको पता है कि प्लांट बेस्ड डाइट मतलब प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, हाँ। लेकिन उनको कितनी क्वांटिटी में किस फॉर्म में लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि पोटैटो एक वेजी है, हाँ। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं तो प्लांट बेस्ड डाइट में हम उसको फ्राइज के तौर पे खा लेते हैं, हाँ। तो वो तो फिर जो आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वेट मैनेजमेंट में आप चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो तो वो पोटैटो आपको वो फ़ायदा तो नहीं देगा उस फॉर्म में।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किस फॉर्म में अपना फूड ले रहे हैं। अच्छा। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि किसी कंसल्टेशन से या न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन से आप कंसल्ट करें और वो आपको प्रॉपर मील प्लान जो है वो आपका बना के दें। लेकिन अब जैसे न्यूट्रिशंस भी यही हमें कहते हैं कि आपके 4 पोर्शंस होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, उसमें हल्का फैट भी होना चाहिए और बाकी चीज़ें भी उसके अंदर होनी चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट से जो चीज़ें हैं वो है, और अगर हम गोश्त नहीं ले रहे हैं, हम डाइटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं ले रहे हैं, तो उसका क्या नुकसान होगा या नहीं होगा, या वो वाले जो न्यूट्रिशन जो हमें वहाँ से मिल रही हैं वो कैसे फुलफिल होंगी? अच्छा, इसका ना मेन एक जो चीज़ है, ड्रॉबैक जो है इस डाइट का, वो ये है कि हमें विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में वो डेफिशिएंट हो जाता है। अच्छा। अगर हम सोली जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट बेस्ड डाइट पे और कोई मीट प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं कर रहे अपने डाइट में। B12 डेफिशिएंट हो जाती है हमारी बॉडी, और विटामिन B12 जो हमारे नर्व सेल्स की फंक्शनिंग पे, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो उसके लिए फिर हमें अपनी डाइट को सप्लीमेंट से और फोर्टिफाइड फूड से जो है वो सप्लीमेंट मतलब करना पड़ता है ताकि हमें वो डेफिशिएंसी जो है हमारी पूरी हो सके। तो इसलिए जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो सजेस्ट की जाती है कि आपकी प्लेट में जो कि हम कहते हैं कि इतना पोर्शन वेजिस का हो, इतना मीट का हो, इतना डेयरी का हो, लेकिन हमारी जो डाइट्स है ना पाकिस्तानी कल्चर की, उनमें मीट इंक्लूड नहीं होता। मीट के इर्द गिर्द जो है वो डाइट रिवॉल्व करती है। क्योंकि लोग जो हैं वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ में होता है कि मटन और बीफ के खाने और ज़्यादा फ्राई मतलब उसमें कि घी में पका हो और वो सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है ये ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम इसलिए हमें ये डाइट मिले, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि हमें विटामिन B12 जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा हमारी बॉडी में। उसके लिए तो लेकिन ये है कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मीट को अपनी मतलब डाइट में इंक्लूड करें, लेकिन उसको किस फॉर्म में लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। लीन मीट लेना है, फैट वाला नहीं लेना। तो ये चीज़ें जो है वो, और लीन मीट में भी चिकन और फिश आ जाती है। फिश लीन मीट में होता है कि उसमें फ़ैट जो है वो रिमूव्ड होता है कम्प्लीटली। अच्छा। जो 99% 95% लीन मीट होता है उसमें फ़ैट का पोर्शन रिमूव होता है। और उसको ये है कि आप मतलब डिफरेंट फॉर्म में कंज्यूम कर लें, यानी कि आप ग्रिल कर लें और मतलब इस तरह ना कि उसको आप घी में मतलब ज़्यादा वो जैसे कि कहते हैं सालन में और वो वैसे ना पकाओ, तो वो सही है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अब जैसे यूरिक एसिड के पेशेंट हैं या जिनको गाउट का प्रॉब्लम भी होता है या जिनकी पथरी होती है, उनके लिए भी कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जो आपने नहीं खानी है, कि जिस तरह स्पिनच हो गई या टमाटर हो गए या इस तरह की प्लांट बेस्ड चीज़ें जो उन्होंने नहीं खानी है, तो फिर वो क्या करें अगर उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट करनी है? तो अब बेसिकली वो ये है कि फिर वो दूसरी वेजिटेबल्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि उनकी बहुत ज़्यादा ना स्पेसिफिक हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी उनकी डाइट से। जैसे कि विटामिन मीट एक्सक्लूड हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया स्पिनच, टमाटोज, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाएगी उनकी डाइट। और फिर वही होता है कि जब आपकी डाइट काफ़ी स्पेसिफिक हो जाती है फिर आपको उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। अच्छा। डिफरेंट यानी कि सप्लीमेंट से या फोर्टिफाइड फूड से, ताकि उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स वेजिस से, फ्रूट से नहीं मिल रहे वो हम उनको दूसरी फॉर्म में दे सकें। मतलब एक हद तक आपको उससे न्यूट्रिशन जो है ना वो मिलती है, वरना बाकी फिर आपको बाकी चीज़ों से, बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे आपको पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा, वज़न कम करने के लिए सबसे पहले कहते हैं जी मीठी चीज़ें छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें। तो अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हमने प्लांट बेस्ड चीज़ें खानी है, तो उसमें हम फिर क्या जो मीठे फल हैं वो भी छोड़ दें? नहीं, ये चीज़ इसमें केला कहते हैं, मैंगोज कहते हैं, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बिल्कुल ही कम कर दें। असल में मीठा जो कहते हैं ना कि आपने छोड़ना है वो होता है प्रोसेस्ड फूड्स। अच्छा। जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गए, ठीक है, और क्योंकि उसमें जो होते हैं रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड शुगर को काफ़ी ज़्यादा रेस कर देते हैं एकदम, और वो हमारे पास जो है वो वेट गेन की जो है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हमारी जो शुगर प्लांट्स में इन्वॉल्व होती है वो नेचुरल शुगर होती है। अच्छा, ठीक है। तो उसका कोई नुकसान नहीं अगर आप उसको मतलब एक स्पेसिफिक वे में लें। जैसे कहते हैं बनाना है, अगर उसका कोई इशू नहीं, अगर आप एक बनाना भी ले रहे हैं या उसको डिफरेंट फॉर्म में स्मूदीज़ की फॉर्म में ले रहे हैं या फ्रूट बॉल की फॉर्म में ले रहे हैं, तो अगर आप उसके साथ डिफरेंट नट्स ऐड कर रहे हैं या फिर आप कोई और चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर भी रेज नहीं करेगा और वो मतलब बैलेंस में रहेगा। और बनाना एक ही खाना चाहिए कि यूजुअली कहते हैं ना कि नहीं, ये इसके बारे में मिथ है कि जी बनानाज आपको 2 खाने चाहिए?
वो ये मिथ्स ही है, myths ये हमारे हैं, सोसाइटी में हमने खुद से ही बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, मिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये होता है कि मतलब टाइम्स होते हैं, जैसे कि बनाना आपने खाना है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद जैसे कि थोड़ा 11-12 बजे के फ्रूट्स को यूजुअली उस टाइम खाना चाहिए। तो इस ये होता है, बस टाइमिंग का होता है इशू, बाकी ये नहीं है कि आपने 2 खाने हैं 1 खाना है, ये चीज़ नहीं मैटर करती। ये साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं नहीं है है जी। कि जनाब आप केला खाएंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपको 2 ही खाने हैं। ये सारी हमने खुद से ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई अपनी सोसाइटी में, जो कि प्रिवेल करती जा रही हैं पीछे इतने सालों से, और हमारे तक भी वही पहुँच रही है। अच्छा, दूसरा उजाला मुझे ये बताइए कि अगर हम बिल्कुल ही, अगर हम वैसे ही डाइट करें, हम प्लांट बेस्ड डाइट नहीं, वैसी डाइट करें जिसमें हमारी इंक्लूड है बाकी चीज़ें भी, और अगर हम चीनी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो क्या उसका भी नुकसान होता है या उसका फ़ायदा ही है हमें? अच्छा, जो चीनी हम खाते हैं ना, वाइट शुगर, वो बेसिकली जो है वो उस काफ़ी ज़्यादा ना मतलब हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। वाइट शुगर जो है, ठीक बिल्कुल। है, जो और फिर ये हमें रिसर्च से होती भी है। शो किया है कि मतलब कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन में उसका काफ़ी रोल है। तो अगर आपने स्विच करना, अगर आप चाहते हैं कि स्वीटनेस आपको पसंद है तो आप जैगरी की तरफ आ जाएं, जिसे गुड़ कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ब्राउन शुगर भी वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो आजकल तो हर चीज़ प्रोसेस्ड है। तो जैगरी जो है वो नेचुरल फॉर्म है और वो मतलब मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहती है। वाइट शुगर को आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप जैगरी की तरफ आ जाएं। तो जैगरी की तरफ आ जाए, वो ज़्यादा उसके बनिस्बत उसके बेहतर है। लेकिन जैसे प्लांट बेस्ड स्टेविया आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, वो भी अच्छा है। स्टीविया अच्छा है और उसकी पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है। तो स्टीविया जो है काफ़ी सेफ जो है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो डायबिटिक लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं जैगरी या स्टेविया या इस तरह की चीज़ें, ऑल्टरनेटिव्स जो हैं स्टीविया कर सकते हैं वो, और जैगरी जो है लिमिट में अगर आप करें तो कोई मसला नहीं है। और मतलब ये स्टीविया तो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो तो उस पर तो बाकी रिसर्च हुई है कि वो आप इवन उन्होंने ये भी चेक किया है कि स्टीविया लेके और ब्लड ग्लूकोज चेक किए तो वो बिल्कुल भी रेज नहीं हुआ। यानी कि ये तो काफ़ी फ़ायदा डायबिटिक के लिए कि वो स्टीविया अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकती हैं अगर, तो वो बिल्कुल भी, जैसे कि लोग चाय में शुगर के बगैर नहीं लेते, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल भी है कि वो, क्योंकि ये भी प्लांट बेस्ड ही है, स्वीटनर है इसका, वो बाकी चीज़ों से, केमिकल से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यूजुअली भी हमें अब शिफ्ट हो जाना चाहिए वाइट शुगर से अब इसके ऊपर, कि हमारी अपनी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, हमारी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही होती है। तो आजकल का जिस तरह का मौसम है उजाला, कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जो हमें रिफ्रेशिंग भी रखे और हमारी एपेटाइट भी सही रहे? यूजुअली ज़्यादा प्यास लगती है, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो डेफिशिएंट भी हो जाते हैं, बीपी लो भी हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस मौसम में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ज़रूरी नहीं है कि खाली आप वाटर पिए, जूसेस पी सकते हैं। वाटरमेलन का सीज़न है आजकल। अच्छा। वाटरमेलन जूस लें, स्ट्रॉबेरी जूस पिएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही तो आप होल फ्रूट्स ले सकते हैं और वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं। तो ये चीज़ होगा कि आपको डाइट में फ़ाइबर भी मिल रहा है और एक तरह से आपकी जो बॉडी एक लंच की रिक्वायरमेंट है, एक बाउल बना लें आप, तो उसमें आप वेजीज ऐड कर लें और बीन्स ऐड कर लें, तो वो जो होगा फुलफिलिंग भी होगा और रिफ़्रेशिंग भी होगा, और मौसम के लिहाज से कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो डाइट कर रहे हैं वो ये जो फ्रेश जूसेस हैं, जिस तरह हमने कहा कि स्ट्रॉबेरी जूस पी लें या वाटरमेलन का जूस पी लें या बाकी भी और जूसेस हम उसका इंटेक कर रहे होते हैं, जो डाइट पे हैं वो कर सकते हैं, वो इसका इंटेक कर सकते हैं? हाँ, डाइट वाले जूसेस पी सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उनको। इवन बल्कि अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, आप उससे पहले भी जूस पी के यू कैन मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली अब फ्रूट्स में ग्लूकोज होता है, तो उस ताकि वो वर्न आउट ना हो जाए, आपके मसल सोर ना हो जाए, आपको ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी में एक्सरसाइज से पहले, तो आप जूस पी के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला अच्छा, नहीं। मतलब यूजुअली ये कहा जाता है ना कि आप जूस ना पिएं, आप होल फ्रूट का इंटेक कर लें, क्योंकि जो फाइबर होता है वो तो जूस में नहीं होता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं, उसमें सिर्फ फ्रुक्टोस रह जाता है जो उसका मीठा चीज़ें होती हैं, तो कैलोरीज आप ले रहे होते हैं, आप फाइबर नहीं ले रहे होते हैं। अब देखें ना कि ये नहीं है कि अब हमने अगर दिन में 3 टाइम है तो 3 टाइम जूस की फॉर्म में फ्रूट्स ले रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में जूस ले रहे हैं तो आप इवनिंग में होल फ्रूट्स ले लें। अच्छा। क्योंकि अगर आपको गर्मी का मौसम है, आपको वो भी होता है कि कुछ ठंडा हो, रिफ्रेशिंग हो, तो उस चीज़ को भी आपने करना होता है, अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई करनी होती है, तो उसके लिए आपने जूस ले लिया एक टाइम, और एक टाइम अगर आपको लग रहा है तो आप फ्रूट्स ले लें, होल फ्रूट्स ले लें।
अगर आप तीनों टाइम जूस ले रहे हैं तो वो फिर होगा, क्योंकि आपको फाइबर नहीं मिल रहा फ्रूट्स में जो फाइबर होता है। लेकिन मतलब एक दिन में इतना ज़्यादा एक्सेस करना चाहिए हमें फ्रूट्स या जूसेस में भी? फ्रूट्स जो जूस अगर आपने सुबह मॉर्निंग में ले लिया तो आप इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हैं, तो 2 टाइम आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, दूसरा कि जिनको हाइपरटेंशन रहती है, बीपी का मसला है, बीपी हाई रहता है उनके लिए प्लांट बेस्ड ये करनी, डाइट करनी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसमें क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें वो प्लांट बेस्ड डाइट में से भी एक्सक्लूड कर दें? अच्छा, जिनको बीपी का इशू होता है वो प्लांट बेस्ड डाइट में पहले तो ये होता है कि जी आपने होल ग्रेन्स लेने हैं, क्योंकि वो बीपी वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। होल ग्रेन्स लिए, नट्स ले लें आप, और जैसे कि ब्राउन राइस है और होल व्हीट की चपाती है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल लिमिट कर दें आप। अच्छा। और बाकी के सॉल्ट इंटेक आपने कम रखनी है अपनी, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस फूड्स नहीं खाने, क्योंकि वो तो होते ही सारे सॉल्ट, मतलब उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यूज़ हुआ होता है। हाँ। तो वो आपने कम कर देने हैं। और बाकी है कि फ्रूट्स जो है बीपी वाले पेशेंट को होल लेने चाहिए। अच्छा जी, होल लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फाइबर मिल जाता है उनको, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब काफ़ी हेल्पफुल होती हैं मतलब बीपी वाले पेशेंट्स के लिए। और बाकी होता है कि आप मतलब फ्रूट्स में जो है वो फ्रूट्स तो सारे अच्छे होते हैं उनके लिए, वेजिटेबल्स सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं। बनाना बहुत अच्छा है बीपी के पेशेंट, पोटाशियम रिच होता है, वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट रखता है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी इनके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, मतलब वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो बनाना खा सकते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है। और जो डायबिटिक लोग हैं वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं? अगर प्लांट बेस्ड डाइट पे अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं, सिर्फ उन्होंने यही चीज़ें फल और सब्जियां ही खानी है, जो उनके लिए बेहतर भी है, लेकिन कुछ फल हैं जिनको उनको भी मना किया जाता है, जैसे बनाना नहीं खाना, मैंगो सीज़न आ रहा है, मैंगो नहीं खाना, और अगर बाकी फ्रूट्स भी आपने खाने तो बड़े ही पोर्शन साइज़ आपका कम होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के निस्बत, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? अच्छा, उनके लिए बनाना नहीं खाना, क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जी। और एप्पल अच्छा उनके लिए, वो एप्पल खा सकते हैं, वो गावा खा सकते हैं, वो पियर खा सकते हैं। पपाया अच्छा है, आजकल पपाया आया हुआ है, उसका जूस मतलब अच्छा है काफ़ी, उसका तो जूस फॉर्म में होता है पपाया, तो आप लेना होता है जी, वो खा सकते हैं। और बाकी है कि पियर आप ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स का तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डायबिटीज़ के लिए, वेजिटेबल्स तो आप सारी जो है वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो है उनके लिए भी ये चीज़ है कि वो होल ग्रेन्स को होल फॉर्म में ही लें, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें, ब्राउन राइस, होल व्हीट चपाती, ये चीज़ें जो है वो ले, ताकि जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो भी प्रिजर्व होती हैं, सोडियम उसमें यूज़ हुआ होता है, तो वो उनके लिए भी इक्वली ही जो है वो हार्मफुल है। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे कि वो जिस तरह अगर वो सब्जियां भी बन रही हैं उनके लिए, तो वो स्टीम करके बनाएं, या जिस तरह हमारे घर में ग्रेवी बन रही होती है, सालन बन रहा होता है, उस फॉर्म में जो है हमारे घर में ना बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी हमने इतना ज़्यादा ऑयल डालना है तभी सालन अच्छा बनेगा। सालन अच्छा बनेगा। आप 2 टेबलस्पून ऑयल बल्कि 3 टेबलस्पून में भी आप बहुत अच्छी हांडी बना सकते हैं। हमारी माँ को कौन समझाए उजाला, कोई नहीं समझा सकता। वो कहती है जनाब जब तक ऊपर हमारे वो तेल नज़र नहीं ना आ रहा, ऑयल नज़र नहीं आ रहा, तब तक हांडी का मज़ा ही नहीं है। नहीं मज़ा। और दूसरा ये कि ऑलिव ऑयल पे स्विच कर लें। अच्छा। वेजिटेबल्स ऑयल हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी। लेकिन ऑलिव ऑयल अब हर कोई जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर वो क्या करे? तो ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरे वेजिटेबल्स ऑयल जो हैं, मतलब सैफलॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो ये तो काफ़ी उस लिहाज से इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कि 3 टेबलस्पून ऑयल में भी काफ़ी अच्छा बन सकता है अगर आप चाहें। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी हांडी बनानी है प्रॉपर, आप स्टीम नहीं खा सकते, आप बेक नहीं खा सकते, तो कम ऑयल में बना लें, वो भी बन सकता है, कोई वो भी बन सकती है। आप अपने ऑयल को शिफ्ट कर लें, आप ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं ख़रीद सकते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। मेरी अम्मी अब मस्टर्ड ऑयल में बनाना शुरू कर दिया उन्हें, मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि नहीं, अब ऑलिव ऑयल से निकल आए, आप सरसों के तेल में बनाएं, जिस तरह पहले हमारी हंडिया बनती थी और बड़ी मज़े की भी लगती है। मैंने खुद भी उसको खाया है और एक्सपीरियंस किया है, तो आप लोग भी दोबारा से वही वाली अपनी जो रिवायात है ना, हमारा जो कल्चर था पहले चलता था, उसी को वापस लेकर आए अगर आपने सेहतमंद रहना है। तो उजाला कमर हमारे साथ मौजूद हैं और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हम बात करते हैं प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या किस किस को खानी चाहिए जिसके लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। उजाला, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और इसके ऊपर आपने हमसे बात की। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले सेगमेंट में कि जो 19 लाख बच्चे हैं वो उनका डेटा ही मौजूद नहीं था सरकारी स्कूलों में। हम बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, एक अहम ज़िम्मेदारी होती है कि हमने तालीमी अखराजात भी बच्चों के उठाने हैं, उन्हें 8 घंटे के लिए 6-7 घंटे के लिए हमने स्कूल भी भेजना है जहाँ पर वो अच्छी तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने 5-6 घंटे के लिए वापस आके अकेडमीज़ भी जाना है जहाँ पे उन्हें दोबारा से पढ़ाया जाता है, सिलेबस कवर कराया जाता है, रट्टा सिस्टम जो है वो करवाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। अकेडमीज़ का अलग काम होता है, स्कूल का अलग काम करना है, असाइनमेंट्स करनी है, और बच्चे के पास कुछ क्रिएटिव करने को नहीं रह जाता है। पीछे इतना उनके लिए टाइम नहीं बचता कि वो अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं आके, बस वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर ये बात करनी है कि क्या अकेडमीज़ का जो कल्चर है उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, बच्चों को ज़रूरत है या नहीं है। क्या बच्चे घर में ख़ुद से अपना सिलेबस या अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट नहीं कर सकते? क्या स्कूल्स उन्हें इतना नहीं पढ़ा रहे हैं कि उन्हें अब अकेडमीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है? तो इस पर बात करने के लिए हमने आज इन्वाइट किया है, रज़ाउर रहमान साहब हैं, माहिर तालीम है, उनसे बात करेंगे। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहती जाऊँगा। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर आए। रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करूँगी कि डू वी नीड अकेडमीज़ फॉर आवर चिल्ड्रन कि नहीं? देखिए, इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा वालिदैन से कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने की रीजंस पहले समझें। अच्छा, अगर हम ये समझ लें कि हम क्योंकि अपने मुझे बच्चों लगता को है, क्यों सॉरी पढ़ाना टू चाहते इंटरप्ट हैं। यू, मुझे लगता है कि स्कूलों से ज़्यादा अब अकेडमीज़ हो गई हुई हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे है। स्कूल इतने नज़र नहीं आते जितने हमें अकेडमीज़ के बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं, ये अकेडमी है, फ़लाँ अकेडमी है, फ़लाँ अकेडमी। जी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें ये गुजारिश करूँगा कि पहले ना वालिदैन को ये देखना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहते हैं। अच्छा, हमें क्या ज़रूरत है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है। सबसे पहली ज़रूरत है उनका नॉलेज होना चाहिए, ताकि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो, ताकि वो सोसाइटी में रह सकें, अपने आप को बाकी लोगों के साथ बैलेंस कर सकें, और आखिर में उनकी ज़रूरत आती है कि वो सोसाइटी का हिस्सा बने और हाँ, कुछ कमा सकें, अपनी फैमिली को फीड कर सकें, चला सकें। बिल्कुल। तो अब ये सारी जो हमने काम करने हैं जिससे कि बच्चा आखिरकार कुछ कमाने के काबिल हो जाए, सोसाइटी में अपना मुकाम पैदा कर ले, उसके जो मराहिल हैं वो उसमें स्कूल सबसे पहले आ गया। स्कूल के साथ ही आपने एकेडमी जोड़ दी। हाँ। अब स्कूल में फ़र्ज़ करें हम स्कूल का एक करिकुलम या सिलेबस डिज़ाइन हुआ हुआ है 6 घंटे के लिए, तो आगे एकेडमी का भी 6 घंटे का डिज़ाइन कर दिया गया है। अब बच्चा जिसने कि अपनी पूरी नशोनुमा भी उसकी होनी है, जिसके ज़हनी नशोनुमा भी होनी है, जिस्मानी भी होनी है। अब 6 घंटे वो स्कूल में पहले गुजारेगा, जिसमें उसको तमाम मराहिल से तमाम सब्जेक्ट को पढ़ते हुए फिर 2 बजे घर पहुंचना है, और आते साथ उसने एकेडमी की जो तैयारी करनी है वो दोबारा से उसको रिपीट करेगा। अच्छा, ये जो बहुत लंबा टाइम स्पैन है, ये कुछ हमारी अपनी चॉइस है, वालिदैन की चॉइस है। अच्छा, ज़रूरत नहीं है इसकी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो एकेडमी की सख्त मुखालफत करते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, टीचर ऐसे हैं जो समझते हैं कि एकेडमी में नहीं जाना चाहिए। दुनिया भर में मैट्रिक क्लास से नीचे एकेडमी कोई इजाज़त ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारा तो ये होता है कि मैट्रिक से पहले ही बच्चों को ज़रूरत है ज़्यादा, और लेकिन हमारे यहाँ पे माइंडसेट ये भी तो बन गया हुआ ना कि शायद अब स्कूल जो है ना उतनी तवज्जो नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर, और उनको इतना काम दे देते हैं जो घर में पेरेंट्स के कह लें कि उनके नहीं होता है, उनके पास इतना टाइम कि हम बच्चों को बैठ के पढ़ा सकें, इसलिए फिर वो एकेडमी उन्हें डालना पड़ता है। ये मुनीबा आपकी बात बजा है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उन्हें इसमें डालना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली इसमें जो हमारा बेसिक गलती है हमारे एंड पे, गवर्नमेंट के एंड पे, वो ये है कि गवर्नमेंट ने सिलेबस इतना ज़्यादा डिज़ाइन कर दिया है कि वो जो सिलेबस बच्चों को दिया गया है शायद वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। और सेकंड एंड ये है कि उसको रट्टे के ऊपर बेस कर दिया गया है। और थर्ड ये है कि जो हमारे वालिदैन की या हमारे माशरे की, सोसाइटी की एक कमज़ोरी बन गई है कि नंबरों के पीछे भागना और कोशिश करना कि जी हम नंबर इतने ले लें और हम टॉप पोजीशंस में आ जाएं। तो वो जो एक नंबरों के पीछे भागने की दौड़ है ना, बजाय सीखने की दौड़ में बच्चे भागें, बच्चों को सीखने पे लगाएं, बच्चों को कुछ क्रिएटिव सोचने पे लगाएं, क्रिटिकल थिंकिंग पे लगाएं। वो जो रट्टे के पीछे लग के आप अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों के, वो एक बहुत बड़ा कर्स है जिसकी वजह से एकेडमीज ग्रो की हैं। लेकिन नुकसान क्या है? अगर एकेडमीज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो इसका फ़ायदा लोगों को तो यही हो रहा है ना कि इसका फ़ायदा है तभी ग्रो करती जा रही है, एकेडमी कल्चर जो है ग्रो कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं भी मैट्रिक से नीचे 16 साल से नीचे बच्चों की एकेडमीज नहीं है।
पहली बात तो ये है कि सिर्फ वो इन 16 साल के बच्चों का करिकुलम दुनिया भर में जहाँ भी डिज़ाइन किया गया है वो स्कूल के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, उसको एकेडमी से कहीं लिंक नहीं किया गया। ये हमने खुद यहाँ के लोगों ने खुद उसको लिंक कर लिया है। वालिदैन ने अपनी कमज़ोरी जाहिर की है कि जी हम घर टाइम नहीं दे सकते, और एकेडमीज़ ने इस चीज़ का आपके लिए फोकस किया है कि जी आप एकेडमीज़ में ज़रूर भेजें वरना आपके बच्चे का काम नहीं होगा। तो कुछ स्कूल में भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और अपना जो काम वो स्कूल में करवा सकते थे उसको लिंगर ऑन करके उसको एकेडमी के लेवल तक ले गए हैं। तो फर्दर ये मैं इसमें ये गुजारिश करूँगा कि इसमें एक रीज़न और ये है कि जो हमारे यहाँ पे पोजीशन कल्चर है और कॉलेजेस में दाखिला लेने का जो कल्चर है वो एकेडमी बेस्ड है। और एक और इसमें जो एक थोड़ी सी नेगेटिव सेंस मुझे लगता है कि बच्चे जो हमारे सीनियर बच्चे हैं 9th के 10th के क्योंकि एकेडमीज़ में कुछ आसानी होती है, यूनिफॉर्म नहीं होता, एकेडमीज़ में बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे बैठते हैं, रात तक रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम एकेडमीज में जाएंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे। सब कुछ एकेडमीज में बड़ी होती है डिसिप्लिन, मतलब मैं भी एकेडमी में पढ़ी हुई हूँ, मैट्रिक मैंने एकेडमी के थ्रू ही किया है, मैं स्कूल भी जाती थी, मैं एकेडमी भी जाती थी, लेकिन कुछ एकेडमीज बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। बहुत अच्छी एकेडमीज भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर एकेडमीज वो हैं जो बच्चों को जरा आप रूम दे देते हैं कि ताकि बच्चे अपनी एक्टिविटीज, फजूल एक्टिविटीज कर सकें, और उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है उस तरफ। स्कूल में जो सख्ती होती है या एक जो डिसिप्लिन का माहौल होता है वो एकेडमी अडॉप्ट नहीं कर पाती, 1% कर लेगी, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम टीचर हैं, ठीक है, जो उसको करवाते हैं। चले एक तरफ की, एक साइड की तो बात हमने सुन ली है कि जी एकेडमिक कल्चर को डिसलाइक किया जा रहा है और उसको फ़रोग नहीं देना चाहिए। एकेडमीज़ जो है ना वो बच्चों का एक तो टाइम वेस्ट कर रही हैं, दूसरा उनकी क्रिएटिविटी को भी जो है वो पसपा कर रही हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। अब दूसरा भी पॉइंट है हमारे पास, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों एकेडमीज़ होनी चाहिए, उसकी प्रेवलेंस क्यों इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रेनर भी है और काउंसलर भी हैं। तो अब्दुल रहमान आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुनीबा, थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वंस अगेन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपकी टीम जो है वो हमेशा इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट मौजूआत हैं उसके ऊपर जो है वो स्क्रीन पे उनको लाती रहती है, तो दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड और बड़े अरसे बाद आना हुआ, सो आई एम रियली ग्लैड टू बी ऑन दिस। तो क्या कहेंगे आपके, एक तो हमने जो एस्पेक्ट है वो हमने देख लिया है कि एकेडमीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए, आप क्या इसके ऊपर कहते हैं कि एकेडमीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इसमें दोनों तरह की आरा मौजूद हैं। अगर हम इसको देखें तो दो तरह की बेसिकली एकेडमीज़ हैं जो आपको अब इर्द गिर्द अपने नज़र आ रही होंगी। वन इज़ स्पॉन्सर्ड एकेडमी एंड अदर वन इज़ कन्वर्टर एकेडमी। एकेडमीज़ का जो कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली अगर आप बैक डेट करें इसको तो वो यूएस ओरिजिनेटेड है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि मॉर्निंग टाइम में इतने अच्छे से फाइनेंशियल उनके डायनामिक्स नहीं थे, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए एकेडमी सिस्टम को लॉन्च किया गया और लेटर ऑन ये अल्टीमेटली ट्रेंड की तरह पूरी दुनिया के अंदर ये फैलता चला गया। अब जो स्पॉन्सर्ड एकेडमीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी ट्रस्ट के थ्रू किसी कोई साहिब हैसियत शख्स है, उन्होंने एक स्पॉन्सर्ड एकेडमी बनाई और वो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, गेम सिखा रहे हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, सो दैट एकेडमी, दैट स्पॉन्सर्ड एकेडमी जो स्किल सेट अपग्रेड कर रही है, जो एक सोशल बेटर कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं है, मे बी एक अच्छा एकेडमिक पोर्टफोलियो नहीं है, उनको टेक्निकली अपग्रेड करें। ये तो कह लें कि मैट्रिक के बाद की सारी रेस आ जाती है ना कि वहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स भी सीखने हैं या बाकी चीज़ें भी आनी। हम बात करें जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं कि उनके ऊपर हम बर्डन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। कुछ का ये कहना है और कुछ का कहना है कि नहीं जी हमने एकेडमीज भेजना है बच्चों को, उनकी और ज़्यादा ग्रूमिंग होगी, उनका जो होमवर्क मिला होता है वो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके, कि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के ऊपर फोकस कर सके। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि एकेडमीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इसमें मुनीबा एक है आइडियलिस्टिक अप्रोच। अच्छा, आइडियलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो जब घर आए तो उसको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली वो चल सकता है, उस पर मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये चीज है कि इफ यू वांट टू गेट ऑन अ मोटरवे तो आपको मोटरवे से कंप्लाई करने वाली व्हीकल चाहिए। आप बाइक लेकर के मोटरवे के ऊपर नहीं जा सकते, आपका चालान हो जाएगा। अच्छा। इट मींस कि आपके यहाँ जो निज़ाम तालीम है, अगर एक बच्चा उस निज़ाम तालीम में कम्पीट कर रहा है, मैट्रिक के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज। अगर आप मेरिट पे नहीं आए, नो मैटर आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे, नहीं तो इसका मतलब आपको लगता है कि अगर एकेडमीज जाएंगे
तभी मार्क्स आएंगे, तभी हम मैट्रिक क्लियर कर सकते हैं? इसमें भी दो राय हैं। मैं, आपका सवाल बहुत वैलिड है, वंस अगेन आपका नहीं, सवाल बहुत फिर वैलिड तो वही है ना कि मार्क्स आएंगे और वो एकेडमीज ही हमें जाना पड़ेगा, हमारे जो स्कूल है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। मार्क्स एक मेजर फैक्टर है। आप स्कूल की जो एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं इवन पंजाब ग्रुप की आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे पास इस तरह का निज़ाम मौजूद है जो विद इन स्कूल बच्चे को सफिशिएंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एकेडमी अगर आप जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट कि आपके स्कूल के अंदर एक अच्छा सिस्टम मौजूद है, इट मींस शायद आप उस चीज़ को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये ज़रूरी नहीं है। सक्सेस को एकेडमी से बाइंड ना करें, मार्क्स को एकेडमी से बाइंड ना करें। यू हैव गॉट गुड कॉन्सेप्ट्स, गुड प्रैक्टिस, गुड नॉलेज ऑन हैंड, उसके बाद आप एकेडमी जाएं टू कम्पीट। अच्छा। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में बैठे बगैर, मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रांगली कायल हूं कि अगर आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं बैठे हुए तो इट मींस आप कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट करेंगे। आप एक एकेडमी के माहौल में, कंपेटिटिव माहौल में बैठे में, आपने सुबह से तैयारी की है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, शाम को आपने एक टेस्ट दिया जिसमें आपको लगा कि मेरे 10 बच्चों से कम मार्क्स आए, 10 से बेहतर आए। लेकिन वो कल्चर आपको नहीं लगता घर में भी होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स जो है वो स्कूल की, मतलब बहुत फीस है आजकल, अगर अच्छे स्कूल की बात की जाए वो लाख तक फीस चली गई है, वो भी बियर कर रहे होते हैं, फिर वो अकेडमीज की फीस भी बियर करे। वो घर में भी तो ये कल्चर होना चाहिए ना, ये चीज़ होनी चाहिए। इस पर भी आपसे अब्दुर्रहमान बात करूंगी, लेकिन मैं अब्दुर्रहमान रज़ा साहब आपसे बात करूंगी कि जो बच्चे वीक होते हैं, जो इतनी जल्दी चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होते, क्या उनके लिए एकेडमीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उनके लिए भी? देखिए, मेरा शुरू में भी कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों के लिए ना एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, आप 12 घंटे नहीं बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि 6 घंटे वो स्कूल पढ़ के आए, फिर 6 घंटे वो जाए एकेडमी पढ़ने। आप उससे नहीं ले सकते कि आप फोकस्ड रहें 12 घंटे। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए फोकस रहता है। इंटरनेशनल रिसर्च भी ये है कि किसी भी इंसान के लिए 45 मिनट एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो फोकस रह सकता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। आप 45 मिनट का अमूमी तौर पर पीरियड होता है, 40 का होता है, 45 का होता है। तो इसके बाद बच्चे को 2 मिनट 4 मिनट कुछ और सोचने के लिए, कुछ और एक्टिविटी करने के लिए मिलने चाहिए। हाँ। वो जो क्लासरूम चेंज होते हैं ना, जिसमें बच्चा ऐसा कर लेता है और फिर नया पीरियड शुरू हो, वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है और वो 6 घंटे का स्पैन पूरा कर लेता है। लेकिन अगर वो 6 घंटे के बाद भी बच्चे को ज़रूरत है कि वो आके एकेडमी पढ़े, तो वो स्कूल की कोई ना कोई कोताही मौजूद है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और अगर फ़र्ज़ कीजिए जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे हैं जिनको जो वीक होते हैं या जिनको फोकस नहीं किया होता। अच्छा मुनीबा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको ना इसकी ग्रास रूट से देखना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे यहाँ पे, चूँकि प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे ज़्यादा राज है हमारे मुल्क के अंदर, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों का हाल नहीं है ना कोई रज़ा साहब के उधर जाके बच्चे पढ़ सके। वहाँ पे इनरोलमेंट का मसला भी आपसे पहले मैं बात करी थी, हमारा टॉपिक था कि 19 लाख बच्चे जो है वो बोगस निकले, जिनका डेटा ही सिरे से मौजूद नहीं है और उनकी इनरोलमेंट हुई भी हमारे सरकारी स्कूलों में। तो ये हमारा सरकारी स्कूलों का हाल है। तो फिर लोग तो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएंगे और प्राइवेट माफिया जो है फिर अपनी चलाएगा। प्राइवेट स्कूल्स खुलने की वजह ये है कि गवर्नमेंट अपने स्कूल्स पे तवज्जो नहीं देती और लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो लोग फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही आते हैं। दुनिया में वैसे ऐसा, ये जो मॉडल हमारे यहाँ पे ना, दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे यूनिक मॉडल हैं, क्योंकि अब उसको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो बच्चे का, जो वीक बच्चे हैं ना, उनकी वीकनेस की कोई ना कोई वजह या उनके वालदैन हैं या उनके टीचर्स हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये ज़हीन नहीं है, ये इसके अंदर कोई फ़न नहीं है, कोई हुनर नहीं है इसके अंदर। अल्लाह ताला ने हर एक को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। कहीं ना कहीं पे स्कूल की, कहीं ना कहीं पे हमारे वालदैन से कोई ऐसा मामला हो गया होता है कि उस बच्चे के अंदर वो कमी कोताही आ जाती है। फर्दर मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो बच्चों से प्रोडक्टिविटी लेने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। अच्छा। वो बच्चों से नंबर दिलवाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर हम हर साल मैट्रिक में 35 लाख 40 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है, 5-6 लाख बच्चा कॉलेज चला जाता है, 30 लाख बच्चा आपके मैट्रिक के पढ़ने से बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। तो फिर फ़ायदा क्या होता है? वो किस तरह की जॉब करता होगा जो मैट्रिक से अपनी एजुकेशन को मुनक़ता कर देता है? उसके पास तो आगे स्कोप बहुत कम रह जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये सारा सिस्टम है इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे भी नशो नुमा करें और अपनी जिस्मानी ग्रोथ भी करें, तो उसके लिए उनको ना एक लिमिटेड टाइम स्कूल में टाइम, एक पढ़ाई का अलहदा, फिजिकल एजुकेशन का अलहदा, बाकी एक्टिविटीज़ का अलहदा, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अलहदा होना बहुत ज़रूरी है।
और इसके ऊपर मतलब अकेडमीज उनको ना भेजें, उनके ऊपर घर पर ही फोकस करना चाहिए। मैं तो वही बात, आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फौरी ठीक करना है, आप चाहते हैं 3, 4, 6 महीने में ठीक हो जाए, आज एकेडमीज बंद कर दें, आज बंद कर दें, सब बंद कर दें, आप देखें सब सारा का सारा निजाम ठीक हो जाएगा, एजुकेशन सही हो जाएगा, एजुकेशन ठीक होने की क्या कहेंगे अब्दुल रहमान आप? उन्होंने कहा सारी एकेडमीज बंद कर दे, आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मैं पार्शियली डिसएग्री करता हूं, पार्शियली डिसएग्री करते हैं, ओके। देखिए, इफ यू वांट टू रन अ मैराथन, आप एक 100 मीटर्स रेस आपने भागनी है, लेकिन उसके लिए आपको years of practice चाहिए। आप you have to run kilometers and kilometers to run that 100 meters, तब जाके आप उससे सक्सेसफुल हो सकेंगे। सर की इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल बेस होनी चाहिए, लर्निंग बेस होनी चाहिए, ग्रूमिंग फैक्टर्स होने चाहिए, आपकी सोशल एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा, ये जो टाइम टेबल के हवाले से हम बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, तो मैं उसको प्रॉपर्ली आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का एकेडमिक वाइज जो सबसे बेहतरीन एक उसूल है, दैट इज 8-8-8 rule. Okay. You've got 24 hours in a day divided into three different parts. Okay. 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। 8 घंटे जो है आपके जो फर्स्ट 8 hours हैं, that is maybe for your school, maybe for your college, maybe for your university. जो दूसरा 8 घंटे का हिस्सा है, उसके अंदर से आप लगा लें 4 घंटे जो हैं या 3 घंटे जो हैं, वो आप अपनी सोशल एक्टिविटीज में करेंगे। आप ग्राउंड जाएंगे, आप जिम जाएंगे, आप सोशलाइज करेंगे, लोगों से मिलेंगे एंड गो फॉर इट। 3 hours वो हो गए आपके, एंड देन यू कैन मेक इट लाइक 1 hour दैट इज बीइंग वेस्टेड, मे बी सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स हैं, आपको किसी का फोन आ गया या आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम जो है आप उसको निकाल दें। बाकी जो 4 घंटे हैं, हर रिसर्च, हर मैनेजमेंट गुरु ये बात करता है कि वो आपको अल्टीमेटली वापस अपने गोल को देना है। अच्छा, उस स्कूल के टाइम स्पैन पे वो गोल क्या है? दैट गोल इज टू स्कोर गुड मार्क्स, टू सिक्योर एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज और इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी लेटर ऑन। सो आपको अल्टीमेटली अपने उस ड्रीम को एम्पलीफाई करने के लिए, उस ड्रीम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फर्दर 4 hours उसके अंदर ऐड करने, और जो बाकी 8 घंटे बचे हैं वो आपकी नींद के लिए, बायोलॉजिकली इंसानी जिस्म को सोने के लिए 8 घंटे रिक्वायर्ड है, 7 से 8 घंटे, दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट। और अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज वंस अगेन मार्क्ड एज अ टाइम वेस्टर। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम आज एकेडमीज को बंद कर देते हैं अगर, तो हमारा निज़ाम तालीम ठीक हो जाएगा। उससे पहले, एकेडमीज को बंद करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, देखें ट्रांजिशन मस्ट बी वेरी स्मूथ। अच्छा कैमरामैन वो होता है जो अच्छी ट्रांजिशन देता है, जिसने एकदम से फ्लिप कर दिया तो डायरेक्टर साहब नाराज हो जाते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको एकेडमीज को बंद करने से पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है, आपकी जो कॉलेज सिस्टम है, क्या वो इस लायक है कि वो ये बोझ उठा सके, उस गैप को, उस वैक्यूम को फिल कर सके। ऐसा तो नहीं होगा कहीं एक नया तालीमी बहरान खड़ा हो जाए। आप इस चीज को नेगेट नहीं कर सकते। इफ आई एग्री विद दिस पॉइंट कि मे बी 85%, 80% ऑफ एकेडमीज आर मेकिंग मनी, बट स्टिल यू विल हैव टू सी कि वो कहीं ना कहीं एक बेहतर कंट्रीब्यूशन भी दे रही हैं, मे बी इन फॉर्म ऑफ गुड स्कोर, मे बी इन फॉर्म ऑफ जो आप वो रिवीजन टेस्ट ले रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करती हैं और वो चीज़ आपके स्कोर कार्ड पे नजर आती है। अगर आप बाहर से, हमें बहुत शौक होता है कि हम बाहर के निज़ाम तालीम से, बाहर की रोड स्ट्रक्चर से, बाहर की गाड़ियों से अपनी चीज़ों को हम कंपेयर जरूर करते हैं, हम अपनी बात को इंडोर्स करने के लिए बाहर के मॉडल का हवाला जरूर देते हैं। तो मैं वो हवाला भी देना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर के निज़ाम तालीम को देखें, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो वहाँ पर स्कूलिंग्स के लिए, कॉलेज के लिए एक प्रॉपर डेकोरम है, ब्रेक्स डिसाइडेड है। जिस तरह सर ने एक बात की कि व्हेन क्लासेस शिफ्ट, तो एक ही क्लास में बैठ के सारा दिन लेक्चर्स नहीं ले रहे, वो क्लासेस शिफ्ट करें ताकि एक फिजिकल एक्टिविटी हो, आपको ब्रीदिंग स्पेस मिले, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, सोशल इंटरेक्शन में आप इन्वॉल्व हो, एंड दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड बेटर नेक्स्ट लेक्चर, बजाय निस्बतन वो बच्चा जो एक ही क्लास में बैठ के वो बोर हो जाएगा, 6 घंटे से बैठा हुआ है, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग हिज पॉइंट कि 45 मिनट से ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है। सो सबसे पहले आपको अपने फरसूदा निज़ाम तालीम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी, एंड वंस यू थिंक दैट इट इज सफिशिएंट इनफ कि ये उस गैप को फिल अप कर सके, देन अल्टीमेटली गो फॉर क्रैक डाउन अगेंस्ट द एकेडमीज। तो आप क्या कहेंगे, जो वैक्यूम आ गया है या उसको फुलफिल कर सकते हैं हमारे जो निज़ाम तालीम है, जो एजुकेशन हमारी दी जा रही है स्कूल्स के अंदर? देखिए, वो दो तरह की ज़रा गुफ्तगू ना हो गई। एक तो बात हो रही थी स्कूल्स के ऊपर। स्कूल्स में आ जाते हैं अंडर 16 ईयर बच्चे, मैं समझता हूँ कि ये एकेडमी फौरी बंद कर देनी चाहिए। जो 16 से ऑनवर्ड एकेडमी है, वहाँ ज़रूर बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत
ज़रूरत है, वहाँ इन्हांस करने की ज़रूरत है, वो अपने नॉलेज को अपस्किल करने की ज़रूरत होती है। और बहुत चूँकि कंपटीशन का माहौल है, उन्होंने जिस फील्ड में भी जाना है उनको वैसा कंपटीशन चाहिए जो कि वो नॉलेज चाहिए जो किसी और के पास ना हो, या बिल्कुल जो यूनिक हो, या जो जिससे वो मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। तो एक तो जो 16 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनके लिए एकेडमी को मैं समझता हूँ अभी बंद कर देना चाहिए। मेरा इख्तियार हो तो मैं अगले मिनट में बंद कर दूँ, क्योंकि बच्चों को खेलने का टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को जो उनकी एकेडमिक्स है वो भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का जो 12 घंटे का पढ़ने का आजकल स्पैन चल रहा है, अगर आप किसी को भी पूछ लें तो वो कहेंगे जी मेरे बच्चे सुबह स्कूल और शाम को एकेडमी जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो स्कूल के फौरन बाद एकेडमी चले जाते हैं। 90% बच्चों की रूटीन है, तो ये बहुत बड़ी रूटीन है। अंडर 16 से ऑनवर्ड इसकी ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है 10% है, 15 है, वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन 16 से नीचे इसको फौरी बंद करना चाहिए। ये इस हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस स्टेप के ऊपर गौर करे, इसका एनालिसिस करे, लोगों से राय ले, माहिर तालीम से राय ले, और इस स्टेप को अगर वो कर लेती है कि एकेडमीज को 16 के बच्चों के लिए कम कर दे, खत्म कर दे, तो ये एक्चुअली नहीं मुनीबा, ये इंडिया में अभी उन्होंने किया है। ये इंडिया तो देखें हमारा जो कि हमसाया मुल्क है, लेकिन इंडिया के स्कूल जो सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे जाते हैं ना वहाँ पे, गवर्नमेंट लेवल के एमएलए के वहाँ पे जाते हैं। एक उनकी जो दिल्ली है या एक जो उनका है ना इलाका, वहाँ पे स्कूल्स मॉडल स्कूल्स बने हैं। बाकी सारा इंडिया वैसा ही है जैसा पाकिस्तान है। तो बाकी को आप उसको हमारे साथ बिल्कुल समझ लें, 19-20 का ही फर्क है, लेकिन वहाँ पे एकेडमी में पाबंदी लगा दी गई है कि 16 से जो बच्चा कम है वो एकेडमी नहीं जाएगा, उनकी एकेडमीज हैं ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर फार्मूला है, आज बड़ा आसान हाल है। लेकिन फिर ये भी पॉइंट आता है रज़ा साहब कि अगर माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर वो कैसे बच्चे को पढ़ाएं? देखें, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी मिल गई है ना, ये बड़ी नेमत है आजकल, और बच्चा उससे खुद सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब इस वक्त हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। इस दफ़ा आप पूछे ना तो गवर्नमेंट की इनरोलमेंट भी कम हुई है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी इनरोलमेंट भी बहुत कम हुई है स्कूल्स के अंदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, और वालिदैन ने खुद ये कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, खुद पढ़ाएं, खुद सपोर्ट करें, उनको ऑनलाइन एजुकेशन दें। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हम पिछले प्रोग्राम्स में भी ये जिक्र करते रहे हैं, बात भी की है कि आने वाले 2-3 सालों में चेंज आ जाएगी बहुत। तो आपको क्या लगता है अब्दुल रहमान, होम स्कूलिंग इज़ बेटर कि फिर वही बात? देखिए, आपके पेरेंट्स तो आपकी पहली दर्शक होते हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले जो कुछ प्रोग्राम्स में आपके साथ कर चुका हूँ, उसमें हम पेरेंटिंग पे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट कर चुके हैं कि पेरेंटिंग इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। और मुझे बड़े भारी दिल के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, और हमें इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि आज के दौर में जो मौजूद पेरेंट्स हैं, मे बी इन देयर पास्ट दे डिड नॉट हैड दैट पेरेंटिंग एलिमेंट। बिल्कुल ऐसे। तो हमें अल्टीमेटली जब भी ट्रांजिशन करनी है, मैं अपने पॉइंट को दोबारा से पुट अप करूंगा, हमें मेक श्योर करना है कि हम मैसेज को एजुकेट करें, हम उस चीज़ को डिलीवर करें, लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं, डेवलप करें, और फिर उनके हाथ में हम वो चीज़, वो भाग दौड़ दें कि नाउ यू हैव गॉट द रेंज ऑफ योर किड्स एंड देयर फ्यूचर। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स इवन कंफ्यूज रहते हैं कि हमने एफएससी प्री मेडिकल कराना है या इंजीनियरिंग कराना है, हाउ कम दे विल बी एबल टू ग्रूम देम प्रॉपर्ली। सो ये भी एक सवाल है, और जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत जो चीज़ें हैं ना उसको देखना चाहिए, खासतौर पर एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बेहतर बनाना है। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और रज़ा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। रज़ा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, अकेडमीज़ के थ्रू या फिर अकेडमीज़ के बगैर, उस पर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।